अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में एक न्यू टॉपिक पर बात करेंगे एंड दैट इज द स्टडी डिजाइन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि स्टडी डिजाइन या रिसर्च डिजाइन स्टडीज जो हैं इनकी कितनी क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप से, और क्लासिफिकेशन वाइज जो है हम कौन कौन सी स्टडीज जो हैं कब यूज करते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है। इस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था अबाउट द पीको कि there are different questions and these questions may be regarding the cause of the disease, which we call as the etiological question. It may be about the treatment of a disease, which we call as the international question. Similarly, there are other questions, prognostic question, a distribution question, prevalence and incidence question. तो ये सारे क्वेश्चन जिस तरह अलग, इसी तरह जो है जब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की क्वेश्चन, जैसे मिसाल ये तो हम एविडेंस मतलब पब्लिश्ड आर्टिकल्स ढूंढेंगे, लिटरेचर सर्च करेंगे, डेटाबेस सर्च करेंगे, वहां से जो है आंसर आएंगे। व्हाट इफ समवन वांट टू फाइंड द आंसर बाय देयर सेल्फ, सो दे हैव टू कंडक्ट द स्टडी बाय देयर सेल्फ। तो उनके लिए फिर क्या होगा, देयर शुड बी सम गाइडलाइन, देयर शुड बी सम प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू व्हिच दे कैन ऑपरेट। और यही स्टडी डिजाइन है कि अगर वो उन क्वेश्चन को आंसर देना चाहते हैं और वो खुद आंसर देना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली रिसर्च करेंगे। उस रिसर्च के लिए जो प्रोटोकॉल्स है, उस रिसर्च के लिए जो प्लान्स एंड डिजाइन्स बनाए गए हैं, दैट वी कॉल एज द स्टडी डिजाइन। सो सबसे पहले जो है हम रिसर्च क्यों करते हैं या व्हाट इज द रिसर्च, तो ऑलरेडी इस पर हम डिटेल से बात कर चुके हैं। And the systematic investigation and study on the material sources, etc., in order to establish facts and reach new conclusion जो है, इसको रिसर्च कहते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि हम बेहतर से बेहतर की तरफ चले जाएं, ताकि हम जो है एक suppose we have a problem and then we need to seek solution for that problem. अब ये सोल्यूशन जो है बेहतर से बेहतर सोल्यूशन हम दे सकते हैं बाय कंडक्टिंग द रिसर्च। तो ह्यूमन लाइफ या जो है हम डिजीज की सिम्टम्स जो है, डिजीज की जो इंडिकेटर्स है, उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए टू हैव गुड आउटकम्स, मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है, एंड इसी तरह जो है द मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रैक्टिशनर को देना, ये तमाम जो है इस रिसर्च में हम कर सकते हैं। So research is what we do when we have a question or a problem we want to resolve, and that might be any type of question, that may be regarding the prognostic, diagnostic, prevalence, incidence question, etiological question, or it may be the intervention question. We may already think we know the answer to our question already, but we just want to do in a scientific way. And when we do to seek the solution and to resolve the problem in a scientific way, that we call is the research, and the plan and the approach used for the conduction of that research will be called is the study design. So what is study design? It is actually a specific plan or protocol for conducting the study, which allows the investigator, the researcher, to translate the conceptual hypothesis into an ऑपरेशनल वन। अब आते हैं स्टडी डिजाइन की क्लासिफिकेशन की तरफ। जो रिसर्च डिजाइन है, स्टडी डिजाइन है, और जितने भी रिसर्चेस है, दे ऑल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। वी कैन कॉल इज द ओवरऑल जितने भी रिसर्च है, या तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होंगे या एनालिटिकल रिसर्च होगी। वी कैन सिंपली कॉल इज, तो या तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिजाइन होते हैं and analytical study design. Now, what is the difference between these two? In simple words, अगर हम hypothesis test नहीं करना चाहते and we just describe what actually there is, and if we want to answer the what,
when, where, and somehow we can say the how as well, but we don't answer the why. Then we call it the descriptive research. Suppose, what is actually how many people in this district, in this city, have the stroke condition? Yeah, how many uh, population above 70 they have Alzheimer disease? अब ये जो सिर्फ हम एक नंबर जो है मालूम करना चाहते हैं, सो दैट एक्चुअली विल बी कॉल्ड इज द डिस्क्रिप्ट। हम ये नहीं देखना चाहते कि उसकी रिलेशनशिप क्या है, उसकी जो है एसोसिएशन क्या क्या है, कौन सी रिस्ट्रिक्टर ज्यादा है, ये तमाम चीजें जो है फिर हम दूसरी स्टडी डिजाइन में करते हैं, दैट इज एनालिटिकल रिसर्च। सो एनालिटिकल रिसर्च को हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं ऑल दो स्टडी डिजाइन इन व्हिच देयर इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। The simple difference between these two is the presence of hypothesis testing. We don't need to declare the hypothesis in the descriptive research, while we have to state the hypothesis in the analytical research. So ये hypothesis या hypothesis जो हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। पहले तो ये जो है नल हाइपोथेसिस, और उस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस में। नल हाइपोथेसिस जिस नाम से जाहिर है कि इट मीन नथिंग, जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस उसके अपोजिट होती है। इसको समटाइम रिसर्चर हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, और ये एक्चुअली क्लेम होता है जो ये इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर जो है उसको साबित करने की कोशिश करेगा। अगर ये क्लेम जो है वो साबित न कर पाए तो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा नल हाइपोथेसिस को। और अगर इन केस ये उनका क्लेम साबित हो जाता है तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेगा। सो इट्स ऑल अबाउट द एक्सेप्टेंस और द रिजेक्शन ऑफ द null hypothesis part, that is in the analytical research। descriptive research जो है that नाम से जाहिर है कि वहां पे सिंपल डिस्क्राइब किया जाता है, वहां पे why जो है यानी क्यों इस तरह है ये आंसर नहीं दिया जाता। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की तरफ आ जाएं तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ये दो तरह के होते हैं, द पॉपुलेशन बेस्ड एंड इंडिविजुअल बेस्ड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पॉपुलेशन बेस्ड यूजुअली लार्जर पॉपुलेशन पर की जाती है। मिसाल के तौर पर द लिटरेसी रेट इन द साउथ एशियन कंट्रीज। अब यहाँ पे देखिए द कंपैरिजन बिटवीन द कंट्री, यहाँ पे पूरी नेशन वाइड जो है ये पाकिस्तान में, इंडिया में, ऑल अदर कंट्रीज इन द साउथ एशिया, इन सब में जो है इनकी लिटरेसी रेट जो स्टडी में होगी। या मिसाल के तौर पर डिजीज बर्डन इन द साउथर्न कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज। सही। अब यहाँ पे तमाम डिजीज जो है जितने, जिसमें सपोज स्ट्रोक भी है, एमएसके कंडीशन भी है, कार्डियोपल्मोनरी भी है, कार्डियोवास्कुलर, सिमिलर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, पीडियाट्रिक, जीरियाट्रिक, सारी कंडीशन जो भी है, बट इन द नंबर ऑफ कंट्रीज। इस तरह की स्टडी जो है ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है एंड पॉपुलेशन बेस्ड, कि जिसको समटाइम इकोलॉजिकल रिसर्च भी कहा जा सकता है एंड कोरिलेशनल रिसर्च भी कहा जा सकता है। तो ये बड़े पैमाने पर होती है, और यूजुअली इनकी जो रिसर्च टीम होती है ये बहुत वेस्ट होती है, बहुत ज्यादा लोग उसमें होते हैं। हर कंट्री से डोजन्स ऑफ रिसर्चर्स जो इसमें दरकार होते हैं, और ये फिर जो पब्लिश हो जाती हैं, सो ये उसकी जो अदर्स लिस्ट आप देखें तो बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब इसके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, और ये बहुत बड़े पैमाने पर होती है, जिसमें आप वी कैन से दैट नेशन वाइड सर्वे हो सकती है, अक्रॉस द नेशन हो सकती है, बट वहां पे फिर कंपैरिजन होती है बिटवीन पॉपुलेशन, यानी वन पॉपुलेशन वर्सेस अनदर पॉपुलेशन। और ये कंपैरिजन भी जस्ट लाइक नॉट लाइक कि वो सिर्फ कंपैरिजन ये कि यहाँ ज्यादा है या वहां ज्यादा है, क्यों ज्यादा है एक जगह पे, ये आंसर यहाँ पे नहीं दिया जाता। सो व्हाट एक्चुअली देयर इज उसको डिस्क्राइब किया जाता है। अनदर हैंड इंडिविजुअल बेस्ड, ये जो है इसमें जो कंपैरिजन होती है ये पर्सन टू पर्सन होती है, ये अमूमन सब पॉपुलेशन पर होती है,
ये एक टाइप ऑफ पॉपुलेशन, जैसे मिसाल स्ट्रोक पेशेंट इन पेशावर ओनली, स्ट्रोक पेशेंट जो है इन या सपोज द लो बैक पेन अमंग द ट्रिपिक क्वार्टर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाहौर। तो ये जो है इस आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा रीजन जो है लिया गया है, और वहाँ पे उस रीजन की सिर्फ एक सब पॉपुलेशन पर ये काम सिर्फ हो रहा है। और इसके लिए जो रिसर्चेस की दरकार जो होंगे, वो 2-3 रिसर्चेस दे आर इनफ फॉर द कंडक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ रिसर्च। तो इंडिविजुअल और पॉपुलेशन बेस्ड रिसर्च में सिर्फ एक चीज कॉमन है, दैट इज कि देयर वुड बी नो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट, देयर विल बी नो टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस। बाकी इंडिविजुअल बेस्ड जो है ये उसमें सैंपल साइज जो है बहुत कम होती है, हंड्रेड्स में हो सकती हैं, जबकि पॉपुलेशन बेस में थाउजेंड्स एंड जो है लाखों में हो सकती है, मिलियंस भी हो सकती है। जबकि इंडिविजुअल बेस्ड में अमूमन जो सैंपल साइज होती हैं वो 100 से भी कम हो सकती हैं, और 100 से ज्यादा, बट दैट माइट बी लेस देन 1000 in majority of the studies. Individual based studies, they can be divided into three: the case reporting, case series, and the cross sectional, कि हम खैर डिस्कस भी करेंगे क्रॉस सेक्शनल को डिटेल में। केस रिपोर्ट कैसे कहते हैं कि जैसे नाम से जाहिर है कि देयर ओनली वन पर्सन, एक रेयर कंडीशन है, एक यूनिक कंडीशन है, एटिपिकल केस है, और हॉस्पिटल में सपोज आ जाती है एक पेशेंट, डॉक्टर्स डील कर देते हैं, प्रैक्टिशनर जो है, और उसको फिर जो है एक स्टोरी की सूरत में इन द पास्ट लैंग्वेज जो है ये इसकी कहानी को पब्लिश करते हैं। और यहाँ पे पार्टिसिपेंट सिर्फ एक होता है केस रिपोर्टिंग में, and the story start from the admission into the hospital till the discharge from the hospital। इस दरमियान जो कुछ भी होता है, that might be the medical imaging, that might be the laboratory test, उनकी जो मेडिसिन रिकॉर्ड है, उनकी सिम्टम्स है, उनकी वाइटल्स है, डेली बेसिस जो है, सो ये तमाम चीजें जो है इसमें रिपोर्ट की जाती हैं। सो दैट इज एक्चुअली, और इसको सम टाइम प्रैक्टिस करेंसी भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये ऐसे टिपिकल केस एटिपिकल केस होते हैं जो हर टाइम या रूटीन में नहीं होते। तो ये ऐसे इंडिविजुअल केसेस होते हैं जो अगर इन केस किसी की सामने इस तरह केस आ जाए तो हाउ टू डील विद दैट। और ये इसको फिर हम जनरलाइज तो है नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें इंडिविजुअल फैक्टर बहुत ज्यादा आ जाता है। इसमें हम डिटेल में नहीं जाना चाहते, कि जिसमें इम्यूनिटी होती है, जिसमें बॉडी की अपनी बीएमआई होती है, जिसमें कोमॉर्बिडिटी होती है, मल्टीपल जो है ये वो जो इंडिकेटर्स है। लेकिन इसमें सिर्फ ये होता है कि भाई एक्चुअली ड्रग्स के लिहाज से या मेडिकल इमेजिंग के लिहाज से या लेबोरेटरीज के लिहाज से एक एक्चुअली एक आप कह सकते हैं कि गाइडलाइंस मिल जाते हैं इस तरह के प्रैक्टिशनर को इन द टिपिकल यूनिक रेयर केस के लिए। और इसी तरह की केसेस अगर सेवरल केसेस आ जाए और करीबन दो दो या दो से ज्यादा हो जाए, बट दे आर 9 और लेस देन 9, और इनको कंबाइन करके फिर एक रिपोर्ट बनाया जाए उसी तरह रेयर एटिपिकल यूनिक केसेस को, तो फिर इसको कहा जाएगा द केस सीरीज। So the only difference between the case report and case series is that the number of participants in the case report is only one, while in the case series the number of participants may be 2 to 9। Some books में या literature में आपको 10 भी मिल जाएगा कि 2 to 10 जो है these they can be the number of participants in the केस सीरीज। और ये केस सीरीज को फिर आप दो तरीके से जो है कर सकते हैं। वन इज लाइक दैट कि जिसको आप कह सकते हैं कि केस वाइज, मीन केस वन उसके कंप्लीट केस रिपोर्ट, फिर केस रिपोर्ट टू, केस रिपोर्ट थ्री। तो इस तरह भी ठीक है, और इस तरह भी आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं कि सपोज सपोज द ड्यूरिंग द एडमिशन द वाइटल्स ऑफ द पार्टिसिपेंट केस वन, केस टू, केस थ्री, फिर उनकी जब लेबोरेटरी टेस्ट भेजे गए तो केस वन, केस टू, केस थ्री की जो है ये लेबोरेटरी रिपोर्ट्स आ गए, रिजल्ट आ गए। तो एक एक चीज जो है आप सबकी बयान कर सकते हैं। दोनों तरह की जो अप्रोचेस जो है ये सही है। क्रॉस सेक्शन जो है ये दो तरह की होती है यूजुअली। ये
किसी डिजीज की प्रेवलेंस के लिए जो है ये यूज की जाती है ये स्टडी डिजाइन। और इसकी दो टाइप्स होते हैं, द डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल और द एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल। अगर आप सिंपली ये बताना चाहते हैं कि what is actually the distribution of disease, so you may call as a descriptive cross-sectional survey. And if it is there is some association or there is hypothesis testing, so you then may call is the analytical cross-sectional survey. मिसाल के तौर पर मीडिएशन एनालिसिस इसमें आप इंक्लूड कर लेते हैं, मॉडरेशन एनालिसिस इंक्लूड कर लेते हैं, या मीडिएशन मॉडरेशन बोथ उसमें आ जाते हैं, विच आर द एडवांस स्टैटिस्टिक। इवन आप उसमें रेग्रेशन जो है अप्लाई कर देते हैं। सो ये जो है जितना एडवांस इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक इसमें आप ऐड कर लेते हैं, सो ऑब्वियसली उसके लिए फिर आपको हाइपोथेसिस भी प्रेजेंट करना होगा, और यू जस्ट वांट टू टेस्ट दैट एक्चुअली यू आर द ट्रू और द null hypothesis द ट्रू। तो फिर दैट विल बी द एनालिटिकल, अदरवाइज क्रॉस सेक्शनल एंड इधर डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल दोनों में एक ही चीज कॉमन होगी कि ये डिजीज की डिस्ट्रीब्यूशन जो है या प्रेवलेंस, और इसी वजह से इसको प्रेवलेंस रिसर्च, प्रेवलेंस स्टडी डिजाइन भी या प्रेवलेंस स्टडी भी कहा जा सकता है। सो ये तीन स्टडीज जो है, केस रिपोर्ट, केस सीरीज, क्रॉस सेक्शन, इसको इंडिविजुअल बेस्ड स्टडी कहा जा सकता है, एंड इकोलॉजिकल कोरिलेशन रिसर्च इज पॉपुलेशन बेस्ड। ये दोनों जो है दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब आते हैं टुवर्ड्स द एनालिटिकल रिसर्च। अब अप्रोच के बेस पर जो है there are two types. One is known as the observation, and the other is known as the experimental or intervention study design. अब इन दोनों चीज स्टडीज में, ग्रुप्स में, इसमें एक चीज कॉमन होगी कि ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग दोनों में होगी, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? ऑब्जर्वेशन जैसे नाम से जाहिर है, इसमें रिसर्चर्स विल जस्ट ऑब्जर्व व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन और इसको रिपोर्ट करेगा। फिर वो इंटरवीन नहीं करेगा, वो मैनिपुलेट नहीं करेगा। जिस तरह आप एक पेशेंट है, यू आर द प्रैक्टिशनर, यू आर द थेरेपिस्ट एंड यू वांट टू ट्रीट हिम और हर, तो आप उसके लिए एक प्रोटोकॉल बना लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द दैट क्लिनिकल गाइडलाइंस, और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आप करते हैं। बट आप वहां पे उस पेशेंट के सिम्टम के लिए उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, एंड दिस कस्टमाइजेशन और ये जो आप मैनिपुलेशन करते हैं, ये ऑब्जर्वेशन में आप नहीं कर सकते। ये इसको फिर आप एक्सपेरिमेंटल में लेके आते हैं। ऑब्जर्वेशन में यूजुअली हम एक फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं, उसको नोटिस करते हैं, एंड नोटिस करने के बाद भी जस्ट कलेक्ट द डेटा एंड देन उसकी एनालिसिस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद फिर हम रिपोर्ट आ जाते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, फिर पब्लिश कर देते हैं। सो दैट इज ऑब्जर्वेशनल। एक्सपेरिमेंटल में हम क्या करते हैं, वहां पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, या जिसको आप कह सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, दे कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द investigator, the researchers, and that's why they can be called as the experimental or interventional. Intervention mean intervene करते हैं researchers उसमें, सही। Observational research, there can be of three types: the cohort study, the case control, or the cross section study. इन तीन को हम अलग अलग डिटेल से डिस्कस करेंगे। सिर्फ इतना बताता चलिए कि कोहॉर्ट स्टडी में हम हमेशा से काज से डिजीज की तरफ जाते हैं, जबकि केस कंट्रोल में हमेशा हम डिजीज से काज की तरफ जाते हैं, और ये हमेशा से रेट्रोस्पेक्टिव डिजाइन होते हैं। क्रॉस सेक्शन के बारे में तो हम बता चुके हैं। एक्सपेरिमेंटल जो है ऑन द बेसिस ऑफ randomization, there can be the randomized controlled trial, or there can be the quasi study design, or we can say the pseudo randomized trial or the non-randomized clinical trial. अब हर एक स्टडी की ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। जैसे मिसाल डिस्क्रिप्टिव स्टडी जब हम करते हैं, सो नोइंग द फ्रीक्वेंसी एंड द prevalence and the incidence of the disease, knowing the distribution of the disease and developing the hypothesis. Hypothesis generate करने के लिए use की जाती है we can these descriptive study design. Observation, they can be used
for testing the hypothesis and for establishing the association between two variables. An experimental intervention studies the strength of the situation and establishing the cause. This is another classification mean जिसमें we can say that कि study design and जो actually analytical study design है, there can be the observational experimental, and observational can be if there is hypothesis testing, there we can be the descriptive, and if there is hypothesis testing present, so there can be analytical, and sometimes there can be interventional as well. But again वहाँ पे जो है जस्ट ऑब्जर्वेशन होगी, कोई वहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं होगी. And descriptive can be the case report, case series, correlation से mean population base, which जिसको हम कह population base के साथ साथ there can be cross section as well. सही. सो क्रॉस सेक्शन जो ये तो ऑलरेडी हम ये तमाम डिस्कस कर चुके हैं. एनालिटिकल में फिर ये क्रॉस सेक्शन आते हैं या लॉन्गिट्यूडिनल आते हैं. अच्छा, क्रॉस सेक्शन मीन कि आप सिंगल वन टाइम डेटा कलेक्ट कर देते हैं. लॉन्गिट्यूडिनल उसके बरक्स और डिजाइन होते हैं जिसमें आप जो है कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द सेम पार्टिसिपेंट टू और मोर देन टू टाइम, उसको फिर कहा जाता है द लॉन्गिट्यूडिनल. Or you can be the retrospective, they can be the case control, they can be the prospective, they can be the cohort. आप ये कह सकते हैं कि ये retrospective these इसको आप जनरली ले सकते हैं. cohort can be prospective, cohort can be retrospective, cohort can be both at the same time, while case control हमेशा से retrospective होते हैं. जबकि इंटरवेंशन ऑब्जर्वेशनल इंटरवेंशन डिजाइन जो है ये प्रिवेंटिव ट्रायल और डायग्नोस्टिक ट्रायल्स होते हैं. अब वहां पे देखिए इनमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होगी, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी. पेशेंट एक्चुअली दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच डिजाइन इज नॉट टू ट्रीट द पेशेंट, बल्कि यहाँ पे या तो प्रिवेंटिव ट्रायल है या उस डायग्नोसिस ट्रायल का मतलब ये है कि कौन सा टेस्ट जो है that is the most accurate and the most appropriate test to use in the setting. So that is actually the observational intervention studies. Experimental में फिर हमने जैसे कहा कि randomized trials होते हैं, they can be controlled, they can be non-controlled. On the other hand, if there is no randomization, they can be called as the cost experimental trials. और ये इसको pseudo randomized भी sometime कहा जाता है. सूडो रेंडमाइज जो है उन रेंडमाइज ट्रायल कहा जाता है जिनमें इनएप्रोप्रिएट मेथड ऑफ रेंडमाइजेशन जो है ये यूज की जाती है. यू कैन से दैट जस्ट लाइक रेंडमाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ मंथ कि जनवरी से जून तक जो है जिनकी बर्थ हो चुकी है इन महीनों में ये इस तरफ हो जाए, एंड जुलाई टू दिसंबर जिनकी है वो उस तरफ हो जाए. नाउ दिस इज जो है इनएप्रोप्रिएट रेंडमाइजेशन. इसी तरह एडमिशन नंबर पे, बेड नंबर पे, डेट ऑफ बर्थ पे, ये तमाम जो है दीज आर द इनएप्रोप्रिएट मेथड ऑफ द randomization and we can simply call it the pseudo randomized trial. इसी तरह और मुख्तलिफ जब हम क्रिटिकल प्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे मुख्तलिफ चेक लिस्ट में इसको एक्सेप्ट किया जाता है और बाद चेक लिस्ट में इनसे माइनस मार्किंग होती है. जिस तरह जेडेड स्कोर में आप देखें तो वहां पर उसकी माइनस मार्क होती है कि इफ देयर इज रेंडमाइजेशन तो वहां पे इनको एक स्कोर दे दे, बट इफ देयर इज प्रॉपर एप्रोप्रिएट रेंडमाइजेशन +1 दे दें, यानी 2 मार्क्स हो जाएंगे. बट इफ देयर इज एनी, थर्ड क्वेश्चन इज इनएप्रोप्रिएट रेंडमाइजेशन, जो पर हमने वो एक मार्क हमने उसको ऐड किया था, वी हैव एडेड 1 मार्क फॉर द रेंडमाइजेशन, वो भी डिडक्ट की जाती है. सो दैट इज समहाउ we can call it the randomization, but inappropriate तो फिर इसको आप pseudo randomization. pseudo randomization की और भी जो है एक्सप्लेनेशन की जा सकती है डिफरेंट, बट जस्ट इस लेवल पे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे यहाँ तक आपको इतना जो है काफी. सो एंड यहाँ पे इंटरवेंशन से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना. इंटरवेंशन से इसमें मैनिपुलेशन नहीं होगी. द मेन थिंग इज ऑब्जर्वेशनल, कि जहां पर मैनिपुलेशन नहीं होती, जहां पर सिंपल ऑब्जर्व किया जाता है एंड एक्चुअली जो कुछ आ जाता है उसको रिपोर्ट किया जाता है. डिस्क्रिप्टिव डिजाइन जैसे हमने एक्सप्लेन किया है कि दे डू नॉट एग्जामिन द सिचुएशन बिटवीन द एक्सपोजर एंड द आउटकम, वहां पे सिंपल जो है डिस्क्राइब किया जाता है.
Generally, the purpose is to describe the variability in a health outcome or to formulate or generate a hypothesis. A descriptive study involves describing the characteristic of a particular situation, event, or case. Descriptive studies can be carried out on a small or larger scale, which we call as the individual based or population based study design. Analytical जैसे हमने कहा they can be cross sectional control or the cohort. So ये कुछ यहाँ पे एक टर्म्स है जो आप लोग क्लियर होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल वर्सेस ऑब्जर्वेशनल। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि मैनिपुलेशन ऑफ द independent variable or there is just observation, just notice what is actually going on, then it's को notice करो और फिर उसके बाद कलेक्ट करो डेटा, एनालिसिस करो, रिपोर्ट आ जाते हैं, उसको इंटरप्रेट करो फिर पब्लिश करो। Randomized, non-randomized, जिसमें randomized means when the participant they are divided into two groups randomly, regardless of their choice. They are just the groups are allotted to them by choice, not by chance. Sorry, by chance, not by choice. ये उनकी पसंद से जो है उनको ग्रुप अलॉट नहीं की जाती, बल्कि ये जो है बिल्कुल बाई चांस जो है इनको जो मिल जाता है रैंडमली, दैट इज नोन एज द रैंडमाइज्ड। एंड द अदर इज द नॉन रैंडमाइज्ड, जहां से पार्टिसिपेंट से पूछा जाता है कि यू वांट टू बी इन विच ग्रुप। So if they select the group A, इनको अलॉट किया जाता है ग्रुप ए, एंड इफ दे सेलेक्ट द ग्रुप बी, इनको ग्रुप बी जो है ये अलॉट की जाती है। ऑब्वियसली randomized control trial या randomized clinical trial they are superior to the non-randomized clinical or control trial. कंट्रोल ट्रायल मीन इट डिपेंड कि वहां पे कंट्रोल है कि नहीं है। लॉन्गिट्यूडिनल और क्रॉस सेक्शनल ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। वन टाइम पेशेंट पार्टिसिपेंट से सिर्फ एक टाइम डेटा कलेक्ट किया जाता है, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल में 2 और मोर देन 2 टाइम्स डेटा कलेक्ट की जाती है बार बार फ्रॉम द सेम पार्टिसिपेंट। Prospective if we are going to conduct a study in the upcoming days. Retrospective if the data collected from the past. Descriptive and comparative से मुराद यहाँ पे आप एनालिटिकल लिख सकते हैं। कोर्स डिजाइन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। इस स्टडी डिजाइन जो है इसको आप समटाइम लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी डिजाइन कहा जा सकता है, प्रोस्पेक्टिव भी कहा जा सकता है, फॉलोअप के कहा जा सकता है। यूजुअली इट इज कैन बी कंडक्टेड इन बोथ डायरेक्शन, इन द रेट्रोस्पेक्टिव डायरेक्शन, इन द प्रोस्पेक्टिव। लेकिन इसको प्रोस्पेक्टिव क्यों कहा जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट और जो केस कंट्रोल जो हमेशा से रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे आप आ जाएं इसकी रेट्रोस्पेक्टिव देखें तो सपोज दिस इज द प्रेजेंट आउटकम, सही। और जो कोहॉर्ट में हम इस तरह नहीं कि हम आउट यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से इस तरह जाएंगे, बल्कि कोहॉर्ट में देखिए एरो डायरेक्शन देखिए क्या आप चले जाएंगे उस टाइम पे एक्सपोजर की तरफ, और एक्सपोजर से फिर जो है आप प्रेजेंट टाइम की तरफ आएंगे। तो एक सेंस में अगर आप देखिए ये रेट्रोस्पेक्टिव भी प्रोस्पेक्टिव नेचर क्या है, दैट्स व्हाई अगर ये जो है प्रोस्पेक्टिव से मुराद ये रिक्रूटमेंट है और आप आगे की तरफ चले जाएंगे, तो इससे एक नतीजा जो है हम आगाज कर सकते हैं कि चाहे प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव या इन दोनों के जो है अगर दोनों एट द सेम टाइम यूज होते दे कैन बी कॉल्ड इज द एम्बी डायरेक्शनल। इन बोथ केसेस ऑलवेज जो है वी हैव टू ट्रेवल फ्रॉम द exposure towards the outcome. If either it is the prospective exposure to outcome or retrospective exposure to outcome or ambidirectional exposure to outcome, exposure to outcome. And so this is the reason why they are called as the prospective study design. And longitudinal, as we can see here, you have to travel with the participant time. यहाँ से आप the multiple times इनको observe करना है, so that is the reason these can be called as the cross section and these are the longitudinal study design. इसके advantages क्या है, useful for the rare exposure, because जो exposure यूज मतलब ऐसे हैं जो रूटीन में नहीं होते, सो सेलेक्टिवली जो है उनको यहाँ पे इस तरह एक ही को चुन सकते हैं रिसर्चेस और इन पर और ट्रायल जो है ये स्टडी कर सकते हैं। सो यूजफुल फॉर मोर देन वन आउटकम मीन आप एक एक्सपोजर जो है इसको स्टडी करते हैं एंड
might be this is the cause of multiple conditions, multiple diseases. Outcome multiple आ सकते हैं. So that's why it is useful for the more than one outcome. जैसे मिसाल यहाँ पे आप exposures and that is a very rare exposure. So you just select that specific rare atypical unique exposure. फिर इसको आप ट्रेवल करते हैं, यहाँ पे आउटकम मल्टीपल्स आ सकते हैं. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ कोहॉर्ट दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर द रेयर एक्सपोजर एज वेल एज we can use it for the multiple outcomes. Incidence of the outcome, यहाँ से स्टार्ट या एक बात ध्यान में रख ले कि कोहॉर्ट में हमेशा से जो है there will be healthy people. क्योंकि हम एक्सपोजर मीन राइट दैट टाइम दैट डोंट हैव द डिजीज, दे आर जस्ट एक्सपोज टू दैट काज, जिसको हम समझते हैं कि ये काज है, तो ये इस डिजीज को काज कर सकता है. सो दैट टाइम दैट डोंट हैव द डिजीज, आगे जाके इनको आउटकम जो है, इनको डिजीज होती है, कंडीशन होती है, डायग्नोज होती है कि नहीं. सो दैट इज एक्चुअली द कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन, दे आर आल्सो नोन एज द इंसिडेंट स्टडी डिजाइन. बट इस इसी लिहाज से ये जो cohort study डिजाइन है, they can be analytical, they can be descriptive. अगर सिर्फ इंसिडेंस रेट जो है आप मालूम करना चाहते हैं कि इस टाइम से लेकर वहां तक इन दरमियान न्यू केसेस कितनी आ गई थी इसमें, सो दैट वुड बी कॉल्ड एज द डिस्क्रिप्टिव कोहॉर्ट. लेकिन आप उसमें सिचुएशन जो है एनालाइज करते हैं बिटवीन द दैट रेस्पेक्ट और द, इसमें जो रेट्स ऑफ आउटकम आते हैं, इसकी जो सिचुएशन या रिस्पेक्टर या प्रेडिक्टिव फैक्टर कौन कौन से हैं, तो फिर उसको फिर हम एनालिटिकल, और अमूमन जो है ये एनालिटिकल होती है. टेम्पोरल रिलेशनशिप बिल्कुल जो है परफेक्ट दे सकता है ये कोड, बिकॉज व्हाट इज एक्चुअली टेम्पोरल रिलेशनशिप मीन कि suppose who, what is actually the exposure, what is actually the sorry the condition या disease. अब देखिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में आप एक्सपोजर और डिजीज दोनों को एट द सेम टाइम जो है डेटा कलेक्ट करते. मिसाल के तौर पर आप, मैं आपको इजी एग्जांपल दूंगा कि क्रॉस सेक्शन में आप डेटा कलेक्ट कर देते हैं और इन डेटा में आपको पता चल जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है दे आर ओबीस, उनकी बीएमआई जो है ये 30 से ज्यादा है. लेकिन यहाँ ये भी ऑब्जर्व किया गया है, आपके डेटा कलेक्शन से आपको ये भी पता चला है कि मेजॉरिटी ऑफ देम they love to watch TV for more than 8 to 10 hours daily. अब यहाँ देखिए तो इसमें दो चीजें एक साथ आ जाते हैं, दैट इज द एक्सटेंसिव टीवी वॉचिंग फॉर मोर देन 10 आवर्स डेली, एंड दूसरी तरफ जो है ओबेसिटी है. नाउ वी डोंट नो, पहले जो है एक्चुअली दैट टू मच प्रोलॉन्ग टीवी वॉचिंग जो है इनएक्टिविटी, और सिर्फ टीवी के सामने बैठना विदाउट एनी एक्टिविटी, विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी, एंड दैट एक्सटेंसिव प्रोलॉन्ग टीवी वॉचिंग जो है उसने उसकी ओबेसिटी काज की है. या जो है he was obese and he can't do the physical activity, and because of that obesity he can just do the TV watching. So now is second case में obesity is the cause and TV watching जो है this is the outcome. While दूसरे में क्या है, TV watching जो है that was the cause and obesity was the outcome. दूसरा मिसाल ये ले सकते हैं कि एक स्टडी है उसमें आपको आ जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं ये डिप्रेशन के शिकार हैं, लेकिन ये भी हैं कि मेजॉरिटी दैट शिकार है बाल्डनेस की, यानी उनकी बाल जो है ये गिर गए हैं. नाउ यू डोंट नो दैट द डिप्रेशन इज एक्चुअली द कॉज ऑफ द बाल्डनेस, और बाल्डनेस जो है दिस इज द कॉज ऑफ द डिप्रेशन. सो यहाँ पर वी कांट डिसाइड बिटवीन विच वन इज द आउटकम, विच वन इज द एक्सपोजर. इसी को हम कह सकते हैं कि वी आर अनश्योर, देयर इज नो क्लियर टेम्पोरल रिलेशनशिप. उसके बरक्स जो है कोहॉर्ट स्टडीज हमें क्लियर टेम्पोरल रिलेशनशिप दे रही थी, बिकॉज हम स्टार्ट एक्सपोजर से करते हैं, वहां से देयर इज एट दैट टाइम देयर इज नो आउटकम, और हमें पता है कि हमने किसकी तरफ जाना है, यानी एंड में जो कुछ आएगा दैट विल बी द आउटकम. सो क्लियरली वी हैव द एक्सपोजर, क्लियरली वी हैव द आउटकम. So the temporal relationship is very, very clear in the
courts, and actually this is the advantage of this study design. एंड ए प्रोस्पेक्टिव ऑब्वियसली फिर वहां पे चूंकि आप खुद नोटिस करते हैं, आप खुद ऑब्जर्व करते हैं, सो वहां पे बायसनेस की जो है ये का चांसेस बहुत कम होती है. एंड द अदर हैंड दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द कोर्ट इज वेल कि अगर ये रिट्रोस्पेक्टिव है, so you have to rely on the record, you have to rely on the interview, and you have to rely on the answers which have given by the participant. You have to accept that वो सच है, झूठ है, वो सही है, गलत है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है. सो दैट्स वे वहां पे गलती हो सकती है, रिकॉल बायसेस हो सकती है. वहां से जो है इवन आप ये कैन से दैट कि वो जो है इंटरप्रिटेशन जो है वो मिस इंटरप्रिटेशन करे, गलत बयानी करे, या वो खुद जो है इंटेंशनली जो है कुछ चीजों को छुपा के जो है वो आपको जो है वो पूरी बात नहीं बताते. तो ये सारी चीजें जो है हो जाती है इफ इट इज द retrospective. And it is not good to study for rare outcome if you know that there is 90% chances that there may be no disease at the end with this exposure. So that will be just not only the waste of time, but also the waste of resources as well. So that is the reason it is not good to study for the rare outcome. Uh, if we want to study the rare outcome, so then we have to select the case control studies and जहां से हमने आउटकम ही से स्टार्ट करनी है टुवर्ड एक्सपोजर हमने जाना होता है. एक्सपोज में बी फॉलोड मोर क्लोजली देन द अनएक्सपोज, क्योंकि वहां पे रिसर्च की पूरी जो बेसिस है, वहां पे उनकी जो पूरी फोकस है वो होती है एक्सपोज ग्रुप पे. तो सम टाइम ये हो जाती है कि दोनों को जो है जो अटेंशन है वो सेम ग्रुप्स को, दोनों ग्रुप्स को सेम नहीं दी जा सकती. और ये जब ये एक बायसनेस क्रिएट करे, जब जब भी जो है इस तरह के दोनों ग्रुप को नहीं दी जाती तो ये बायसनेस क्रिएट करेगी. सही है. सो एक्चुअली देयर शुड बी इक्वल जो है अटेंशन टू द बोथ ग्रुप्स. सो जब भी ये इस तरह के एक्सपोज को ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है, सो दे मे क्रिएट द बायसनेस. At prospective, they can be very expensive and slow. Obviously, cohort studies and sometimes they may take decades and decades, sometimes 3 years, 6 years, 10 years, 20 years, डिपेंड करता है आपके प्रोटोकॉल पर. लेकिन आप चूंकि आगे की तरफ जा रहे हैं, सो यू हैव टू वेट. तो ये जो है कोर्ट स्टडीज जो है एक्चुअली ये इस तरह के महीनों की लिहाज से नहीं किया जा सकता जिस तरह की केस कंट्रोल जल्दी की जाती है. विद इन 1 वीक यू कैन डू एंड कंडक्ट द केस कंट्रोल स्टडीज, एंड विद इन 1 मंथ जो है आप कर सकते हैं, विद इन 1 वीक जो है आप क्रॉस स्टडी कर सकते हैं. So as they are follow-up studies, the validity of the result is highly sensitive to loss to follow-up because of the migration of the participant, because of the withdrawal, because of the lack of participation, and because of death of the participant. So ये हो जाती है. उसके बाद केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन जो है जिसको समटाइम जो है ये इमरजेंसी स्टडी डिजाइन कहा जाए, और ये तब की जाती है बिन वहां पे कोई सपोज एक वबा आ जाती है या इफ देयर इज एक पेंडेमिक है. अब मिसाल के तौर पर एक गांव है, एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में बच्चों में जो डायरिया है इसकी एक्सटेंसिव रिपोर्ट आ रही है, बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं. तो वहां पे फिर ये पब्लिक हेल्थ टीम चली जाएगी एंड ये फिर देखने के लिए कि ये जो डिजीज हुई है एक्चुअली ये डायरिया इसकी काजिज क्या है. सो ये अपोजिट आप कोहॉर्ट स्टडी है. यहाँ से यहाँ पे आप डिजीज से काज की तरह, डिजीज ऑलरेडी हो चुकी है, आउटकम ऑलरेडी आ चुकी है, नाउ यू हैव टू ट्रेवल टुवर्ड्स द एक्सपोजर. तो फिर ये क्या करेंगे, और जिस जिस घरों में बच्चों में डायरिया है उस घरों के वाटर जो पीने का पानी है उससे सैंपल लेंगे, उनकी हाइजीन लेवल देखेंगे, कहाँ से खुराक खाते हैं ये एक्चुअली, और पानी जो इनका वो कहाँ सोर्स से आता है. इसके अलावा जो है इनकी बाहर से जो है बंदे आए हुए थे वो उनकी क्या हिस्ट्री है, ये तमाम चीजें जो है ये देख के फिर आगे जाके विद इन 1 वीक के अंदर अंदर ये अपने रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे कि वहां पे पॉसिबल काजेस क्या हो सकते हैं. कि और इसमें आप देखें तो कुछ घर ऐसे भी होंगे जिनके घर में देर में भी नो डायरिया केसेस,
तो उनसे भी सैंपल लिया जाता है। तो एक्चुअली दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द हेल्दी पीपल वर्सेस डिजीज पीपल। एक ग्रुप होगा जिसमें डिजीज प्रेजेंट होगी एंड दैट वुड बी कार्ड इज द केस। दूसरी तरफ कंट्रोल जो है, इसको उस ग्रुप को कहा जाता है कि जिसमें डिजीज नहीं होगी, दे विल बी हेल्दी। व्हाट इज एक्चुअली द काजेस जिसके बेस पर इनको डिजीज नहीं हुई है, एंड व्हाट इज एक्चुअली द काजेस जिसकी वजह से इनको डिजीज हुई है। तो ये दोनों ग्रुप्स को जो है ये उनको देखा जाएगा। दैट्स व्हाई दीज आर एक्चुअली द केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन। दूसरी तरफ जो कोहॉर्ट स्टडी है, हमेशा से जो है ये हम एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जाते हैं, और ये इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एक्सपोज ग्रुप एंड द नॉन एक्सपोज ग्रुप। एक्सपोज ग्रुप वो होता है जो एक्चुअली हम समझते हैं कि ये इनमें डिजीज होगी, यानी ये जो हम हाइपोथेसिस होता है, रिसर्चर हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस कि ए इज द काज ऑफ द बी। तो जो है ये ए जो है एक्सपोजर, ये एक्सपोज ग्रुप होगा। दूसरी तरफ वो ग्रुप जो एक्चुअली ए को एक्सपोज नहीं है, उनको नॉन एक्सपोज ग्रुप कहा जाएगा। और फिर देखा जाएगा कि एक्चुअली व्हाट इज एक्चुअली द इंसिडेंस ऑफ द बी इन द एक्सपोज ग्रुप, व्हाट इज एक्चुअली द इंसिडेंस ऑफ द बी इन द नॉन एक्सपोज ग्रुप। और फिर इन दोनों का रेशियो लिया जाता है, इंसिडेंस इन द एक्सपोज ग्रुप डिवाइडेड बाय इंसिडेंस इन द नॉन एक्सपोज ग्रुप। और फिर इसी को फिर कहा जाता है द रिलेटिव रिस्क रेशो। रिलेटिव रिस्क जो है, फिर ये तीन वेल्यूज आ जाते हैं, या तो ये 1 के बराबर होगा, या लेस देन 1 होगा, या मोर देन 1 होगा। इफ इट इज लेस देन 1, तो इसका मतलब ये है कि if it is equal to 1, it means there is no relationship between the cause and the outcome, because दोनों ग्रुप्स में इंसिडेंस सेम है। अगर एक्सपोज ग्रुप में इंसिडेंस ज्यादा आ जाए, इट मीन इफ द आर आर जो है रिलेटिव रिस्क इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये है कि यस द ए इज द काज ऑफ द बी। जो एक हम समझते थे कि ये एक्सपोजर से इस डिजीज को इस हो सकती है, तो यस वी वर राइट, बिकॉज द आर आर वैल्यू जो है दिस इज मोर देन 1, बिकॉज द न्यूमरेटर जो है दैट इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। So if the exposed in the incidence in the exposed group is greater than the non-exposed, obviously the answer would be greater than 1. अगर आंसर जो है ये लेस देन 1 आ जाती है, इसका मतलब ये है कि नॉन एक्सपोज ग्रुप में इंसिडेंस ऑफ द डिजीज बी जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू द ग्रुप जो एक्सपोज था। तो हम समझते हैं कि एक्चुअली जो हम कास्ट समझते थे वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है फ्रॉम दैट डिजीज बी। क्योंकि जो लोग जो है एक ए को एक्सपोज नहीं थी, उनमें डिजीज बी जो है ज्यादा पाया गया। तो दैट वी कैन कैट इज नेगेटिव सिचुएशन दैट वी कैन कार्ड जो है हम एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, जिसमें कहा गया होगा कि देयर इज नो सिचुएशन या ए इज नॉट द कॉज ऑफ द बी। सो खैर ये तो कोहॉर्ट स्टडीज की एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन थी। आते हैं केस कंट्रोल की, कि जिसमें वहां पे दो ग्रुप्स होंगे, एक डिजीज ग्रुप होगा, दूसरा जो है विदाउट डिजीज होगा। सो दैट विल बी द कंपैरिजन बिटवीन द हेल्दी वर्सेस द डिजीज। जबकि कोहॉर्ट स्टडी में देयर इज कंपैरिजन बिटवीन हेल्दी वर्सेस हेल्दी। सिर्फ डिफरेंस ये होगा, एक हेल्दी ग्रुप जो है एक स्पेसिफिक कास्ट को एक्सपोज होगा, दूसरा जो एक्सपोज नहीं होगा। और फिर आगे देखिए हम देखेंगे कि वहां पे व्हाट इज एक्चुअली द incidence, the new cases, the disease happening in the exposed group and the disease happening in the non-exposed group. Now, आते हैं advantage of the case control study design, so can be carried out quickly and quite cheaply. Obviously, because it is just retrospective होते हैं, you don't have to wait for the long periods. इसके अलावा जो है ये आप सिंपल इंटरव्यू लेते हैं, सैंपल लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, सो ये क्विकली हो जाते हैं और बड़ी आसानी के साथ। ये रिसोर्सेज उस पर बहुत कम लगते हैं। यूजफुल फॉर रेयर डिजीजेस बिकॉज यू स्टार्ट फ्रॉम द डिजीज, यू हैव टू सेलेक्ट द डिजीज, सो दैट्स व्हाई इट कैन बी used to assess the rare disease or outcomes. And that was actually the disadvantage of the course design. Can study multiple exposure. अपोजिट आप देखें ना, हमने वहां पे डिस्कस किया था कोआर्ट पे कि वहां पर हम मल्टीपल एक्सपोजर जो है यूज कर सके के लिए यूज कर सकते हैं आउटकम, सॉरी। जबकि केस कंट्रोल में हम मल्टीपल एक्सपोजर के लिए स्टडी को यूज कर सकते हैं व्हेन देयर इज अ सिंगल डिजीज, मीन एक सिंगल डिजीज की मल्टीपल काजेज हो सकते हैं।
कैंसर डिजीज विद लॉन्ग लेटेंट पीरियड, ऐसी डिजीज जिनके डिजीज तो हो जाती है लेकिन उनके सिम्टम्स बहुत टाइम के बाद अपीयर हो जाते हैं. सो व्हेन देयर इज अ टाइम बिटवीन द हैपनिंग ऑफ द डिजीज या डिजीज अकरेंस एंड द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम, सो उनके लिए भी ये स्टडी डिजाइन जो है ये बेस्ट है. डिसएडवांटेज की बात करें तो सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल, पॉपुलेशन ओवर मैचिंग, अंडर मैचिंग हो जाती है. सम टाइम इस तरह होता है कि जो डिजीज वर्सेस हेल्दी होती है, इट इज नॉट वेरी सिंपल कि बस सिंपल उसकी डिजीज की नहीं, वहां पे हमने उनकी बाकी जो डेमोग्राफिक पैरामीटर्स है, लाइक जेंडर वाइज जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, एज वाइज इक्वलिटी होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ द डिजीज जो है कोमॉर्बिडिटी ये होनी चाहिए, एक ही इलाके में होनी चाहिए, इस तरह की एक टाइप ऑफ लिविंग स्टाइल जो होनी चाहिए. सही. तो इस तरह की चीजें जो है ये अक्सर जो है इग्नोर की जाती है और वहां पे सिलेक्शन बायस हो सकती है, जिसकी वजह से ओवर मैचिंग या अंडर मैचिंग जो है ये मिस मैचिंग हो जाती है. इंफॉर्मेशन बायस एज एक्सपोजर जो है वो इंटरव्यू रिकॉर्ड दे रहता है, रिकॉल बायसेस आ जाती है, वो प्रीवियसली पास्ट के बारे में बताएगा, सो यू हैव टू रिलाई ऑन देम, सो दैट्स व्हाई वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है. सिलेक्शन बायस स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द कंट्रोल कैन नॉट एस्टैब्लिश द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, टेम्पोरल रिलेशनशिप अक्सर जो है सम टाइम बनाया जा सकता है, बट दैट मे बी वी आर नॉट श्योर कि दैट विल बी द एक्यूरेट वन, एंड that is not perfect like the cohort study design, not good for the rare exposure, and this is actually opposite for the cohort. ये इनके लिए rare exposure जो है इनके लिए एक advantage, why this is the disadvantage for the case control. So you can say कि approach के लिहाज से और बाकी जो इसकी conceptually cohort design and the case control they are opposite of each other, cannot usually be used to estimate the incidence rate, because obviously we don't know कि वो डिजीज कब हुई थी, ऑलरेडी उनकी डिजीज हो चुकी है, सो दैट्स व्हाई हम वी कांट एस्टिमेट द इंसिडेंस रेट. क्रॉसिंग स्टडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये अपोजिट ऑफ द कोहॉर्ट एंड केस कंट्रोल इन दैट सेंस कि दीज आर नॉट द लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी डिजाइन, दे आर क्रॉस सेक्शनल, ओनली वन टाइम आप डेटा कलेक्ट करते हैं, और ये आप मुख्तलिफ अप्रोचेज यूज कर सकते हैं. आप क्वेश्चनर बेस चले जाते हैं, इफ दे आर एजुकेटेड इन दे कैन फिल देयर क्वेश्चनर. सपोज स्टूडेंट है, टीचर्स है, बैंकर्स है, तो आप उनको क्वेश्चनर दे देते हो, खुद फिल करके आपको रिटर्न कर देते हैं. अगर आप जनरल पॉपुलेशन जहाँ पर इलिटरेट पार्टिसिपेंट भी हो सकते हैं, सो फिर आप क्वेश्चनर से उनसे इंटरव्यू लेते हैं और वहां से आप रिसर्च जो ये फिल करता है. इसके अलावा जो है ऑनलाइन सर्वे भी होती है कि आप गूगल फॉर्म में जो है अपना क्वेश्चनर जो है वो बनाए, उसके लिंक भेजें, एंड ईच एंड एवरीबॉडी जो एलिजिबल पार्टिसिपेंट होंगे आफ्टर द कंसेंट वो क्वेश्चनर फिल करेगा और आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा. या जो है आप ईमेल सर्वे हो सकती है, टेलीफोन सर्वे हो सकती है. डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं, लेकिन इन तमाम अप्रोचेस में एक चीज कॉमन होती है कि देयर इज ओनली वन टाइम डेटा कलेक्शन. आपने एक बार डेटा कलेक्ट कर दिया, then there is no such connection between the participant and the researcher. फिर आप उस डेटा को अरेंज करके इसको फिर आप उसमें एनालिसिस करके इंटरप्रिटेशन करते हैं, फिर इससे आप जो है इन्फरेंस निकालते हैं और फिर इसको आप पब्लिश कर देते हैं. तो दैट स्टडीज हमेशा से ये होती है क्रॉस द पॉपुलेशन. ये आप सिंपल लार्ज पॉपुलेशन में भी कर सकते हैं, स्मॉल पॉपुलेशन में भी कर सकते हैं. दे कैन बी एनालिटिकल, दे कैन बी डिस्क्रिप्टिव. ये स्टडी डिजाइन जो है समटाइम इनको स्नैपशॉट स्टडी डिजाइन कहा जाता है, बिकॉज वहां से इस तरह आप डेटा लेके आते हैं, फिर आप इसको एनालिसिस करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली द परसेंटेज ऑफ दैट, परसेंटेज ऑफ दैट, तो फिर आप एक ही चीज का एनालिसिस करके वहां आपको रिजल्ट आ जाते हैं. these studies design sometimes also known as the prevalence study design, because these can be used to assess the prevalence of a disease across the population. Data that are collected as part of the cross-section study can be used to assess the prevalence of acute or chronic condition in the population. A cross-section design may also make it difficult to establish what is cause and what is effect, as we have explained it clearly with example previously when we were discussing the cohort study design. If milk drinking is associated with the peptic ulcer, is that because milk causes the disease or because ulcer sufferers drink milk to relieve their symptom? We don't know.
Carcinogens to have all the following characteristics take place in a single point in time. Variables are not manipulated by researchers, provide information only, do not answer why. Advantages क्या क्या outcome and exposure are measured at the same time. Anchor the situation for further study, and that's why they can be used to generate the hypothesis. Useful for the hypothesis generation, quick and cheap. There is no follow-up one-time data collection. Best way to determine prevalence, questionnaire and interview based. Useful for assessing practice, attitude, knowledge, beliefs, utilization of service and etc. You can use it for the level of satisfaction. उसके लिए भी आप ये स्टडी यूज कर सकते हैं. Disadvantage ये है कि sometime it may not provide the definite information about the cause and effect relationship. ये इसके एक लिमिटेशन है, बिकॉज वहां पे आप एक पिक्चर लेके आते हैं और इसको डाटा लेके आते हैं और इसको फिर आप स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं. सो वहां से आपको ये नहीं पता कि पहले A was the cause of the B or B was the cause of the, because आपके पास A और B दोनों at the same time present होते हैं. Difficult to determine whether the outcome followed exposure in time or exposure resulted from the outcome. It's very difficult. Not suitable for studying the rare disease or disease with a short duration, unable to measure the incidence. अब आते हैं towards the randomized control trial. So actually these are the experimental design in which a population is being divided into two or more than two groups randomly. And random से मुराद ये है कि वो मुख्तलिफ approaches use की जा सकती हैं. Like there are different softwares used for the randomization. Even we may do the randomization by the statistical software like the spaces से हम randomization कर सकते हैं. इस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से वहां से भी जो है इनकी कर सकते हैं. हम सिंपल लॉटरी मेथड से भी कर सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू डू द रैंडमाइजेशन. सो रैंडमाइजेशन से मुराद ये है कि दो ग्रुप्स में, इसमें देखिए डिफरेंस क्या है. केस कंट्रोल में देखिए देयर वाज कंपैरिजन बिटवीन द हेल्दी वर्सेस डिजीज ग्रुप. कोहॉर्ट में हेल्दी वर्सेस हेल्दी थी, जबकि आरसीटी में randomized controlled ट्रायल में द कंपैरिजन बिटवीन डिजीज वर्सेस डिजीज पर उनको टू डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्रोचेस दी जाएंगी और देखना ये होगा कि कौन सी ट्रीटमेंट की जो है बेहतर आउटकम्स आते हैं. So subjects in population are randomly located into groups usually called study or control groups. Study group उनको कहा जाता है जो एक्चुअली रिसर्चर्स उसको समझता है कि दिस इज सुपीरियर, और इसलिए उसको समटाइम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी कहा जाता है. Control groups to receive or not receive an experimental, preventive, or therapeutic procedure whenever or intervention. So there are two groups: experimental or case group, application, withdrawal, or reduction of suspected drug, vaccine, habit. Control group sometimes no intervention, usually care or placebo. Placebo mean which look like a treatment, but actually it's not a treatment. This is actually the complete procedure. सबसे पहले पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया जाता है, उनसे फिर टारगेट पॉपुलेशन सिलेक्ट किया जाता है, सैंपल लिया जाता है. सैंपल एक एक्सटेंसिव टॉपिक है इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी के, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, देयर पी इसके फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है. तो आप सैम्पलिंग यूज करते हैं, उसके बाद जो है जो सैंपल आ जाती है उसको आप दो और दो से ज्यादा ग्रुप में रैंडमली डिवाइड करता है. या तो इंटरवेंशन ग्रुप में चले जाएंगे विच वी कॉल इज द केस ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, या वो कंट्रोल ग्रुप में चले जाएंगे. ये दोनों ग्रुप मैच होनी चाहिए. देयर शुड बी बेसलाइन सिमिलरिटी. अगर इनमें बेसलाइन सिमिलरिटी नहीं है, सो देन देयर मे बी बायसेस इन द इंटरप्रिटेशन. सो बेसलाइन सिमिलरिटी जो है ये बहुत जरूरी है कि, और ये एक रिसर्चर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ पे इसको इंश्योर करके देयर इज बेसलाइन सिमिलरिटी बिटवीन दीज टू ग्रुप्स. पर इनको ट्रीटमेंट दी जाती है, इनको भी और इनको भी अलग अलग ट्रीटमेंट. दिस ट्रीटमेंट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट दे शुड बी इक्वल इन द डोज, दे शुड बी इक्वल इन द ड्यूरेशन. फिर इसके बाद जो है इनकी आफ्टर सम टाइम इक्वल टाइम इन दोनों की आउटकम मेजर की जाती है, एंड आउटकम मेजर के बाद इन दोनों को कंपेयर किया जाता है कि इसके बेहतर आउटकम इसके बेहतर आउटकम आते हैं, सबसे अच्छी इफेक्टिवनेस कौन सी ट्रीटमेंट की है. इनको इधर जो है अगर इनके ट्रीटमेंट से बेहतर नतीजे आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. और अगर इनके कंट्रोल ग्रुप के नतीजे जो है ये बेहतर आ गए हैं,
इसका मतलब है कि एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। यहाँ से वी हैव टू रिपोर्ट द विड्रॉल। अगर बहुत ज्यादा विड्रॉल हो जाती है, सो दैट मे क्रिएट द बायसनेस, देयर मे बी चांसेस ऑफ सम पोटेंशियल बायसनेस इन द दैट स्टडी बिकॉज। और ये इस तरह है कि अगर 20% से ज्यादा लोग जो, या सम टाइम बाज बुक्स में जो है ये 15 लिखा गया है कि अगर उससे ज्यादा लोग, परसेंट ज्यादा लोग जो है स्टडी को छोड़ के चले गए दरमियान में, और रिगार्डलेस ऑफ द रीजन, वो खुद चले गए हैं, और विदाउट इन रीजन, or because of the behavior, because of the treatment intervention intensity, या डेथ या माइग्रेशन जो भी है, रिगार्डलेस ऑफ द रीजन, अगर वो 15% से ज्यादा जो है विड्रॉल है, सो दे में क्रिएट बायसनेस। इसलिए इनको फिर जो है स्कोरिंग इसकी कम है अगर हम उसकी क्रिटिकल प्रेजर करते हैं, और एट द एंड इनको फिर एनालिसिस के बाद इनको इंटरप्रेट किया जाता है। रेंडमाइजेशन की 3 रीजंस है कि वाई रेंडमाइजेशन जो है होनी चाहिए। सो देयर शुड बी रेंडमाइजेशन टू इंश्योर कंपेरेबिलिटी, एंड देयर शुड बी रेंडमाइजेशन टू अवॉइड सिलेक्शन बायस, एंड देयर शुड बी रेंडमाइजेशन टू रिड्यूस द कंफाउंडर फैक्टर। इसको हिडन वेरिएबल या थर्ड वेरिएबल भी कहा जाता है। एक्चुअली कंफाउंडिंग वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं which disturb which change the relationship between the exposure and the outcome between the dependent and independent variable। अच्छा, आरसीटी में एक चीज आप लोगों को क्लियर हो कि व्हाट वी मीन बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो ट्रीटमेंट ग्रुप से जो ट्रीटमेंट दी जाती है, इन दोनों ग्रुप को दे आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो एंड में हम मैयर करेंगे, सपोज जिसके लिए ये ट्रीटमेंट दी गई है, जी मिसाल पेन के लिए, मसल स्ट्रेंथ के लिए, मसल स्ट्रेचिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, बैलेंस के लिए, विजन के लिए, सही है, गेट स्पीड के लिए, गेट कैडेंस के लिए, किसी भी आउटकम के लिए, तो उसको फिर हम कहेंगे द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो यूजुअली जो है इन दोनों में जो कंफाउंडिंग फैक्टर वेरिएबल होता है, जो इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट भी कहूंगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको चेंज कर सकते हैं। So that was all about the study design. So दोबारा से अगर आप स्टडी डिजाइन की तरफ चले जाएं, जस्ट रिकैप के तौर पर, so स्टडी डिजाइन जो है ये they can be descriptive, they can be analytical, descriptive can be population based, can be individual based can be the case report, case is the cross sectional, analytical can be the observational or experimental, observation can be cohort, case control or the cross sectional, experimental can be the randomized or the non-randomized। And this is the again उसमें हमने कहा कि sometime observation can be intervention, but वहाँ पे ट्रीटमेंट जो है नहीं दी जाएगी। इफ द ट्रीटमेंट इज देयर, सो देन दे कैन, इसलिए एक्सपेरिमेंटल को समटाइम ये होता है कि जिसमें पेशेंट को ट्रीटमेंट के पर्पज से अगर इनको लिया जाता है, तो दैट विल बी कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्टडी डिजाइन। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।